हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की क्लास में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं, ठीक है। ये हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है मृदा में, जल में, वायु, इसके अलावा मानव शरीर के अंदर, मृदा की गहराई में, ठीक है, वायु में, अभी मैंने बताया वायु में भी पाए जाते हैं। और चाहे वो गर्म जल का झरना हो या फिर ठंडे जल का झरना हो, वहाँ भी सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, है ना। और यहाँ तक कि ये बर्फ में भी पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है इसलिए कहा गया है कि ये सर्वव्यापी हैं। और सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? तो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई इत्यादि, ठीक है। देखिए, ये अब पहला हेडिंग हम देख लेते हैं। इसमें घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, यानी कि जितने भी घरेलू उत्पादक हैं उसमें सूक्ष्म जीव जो हैं कैसे ये घरेलू उत्पादों को प्रभावित करते हैं। तो घरेलू में जैसे देखिए कई प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं। तो भोज्य पदार्थ में हम देखते हैं जैसे दही हो गया, ओके। दही, देखिए दही का उत्पादन कहाँ से होता है? दूध से ही होता है ना। दूध से ही दही का उत्पादन होता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है? और लैक्टोबैसिलस है, या फिर इसके अलावा हम देख लेते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में लैब, है ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शॉर्ट में बोलते हैं लैब। तो देखिए ये क्या करते हैं? ये जो है दूध में वृद्धि करते हैं, है ना। दूध में वृद्धि करते हैं जिससे कि दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। और जो वृद्धि के दौरान जो लैक्टिक एसिड होता है ये बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है। ये एक प्रकार से बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो कि दूध को जो है स्कंदित कर देता है, जमा देता है। दूध में जो प्रोटीन होते हैं उसको ये स्कंदित कर देता है, ठीक है, जिससे कि दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा देखिए है डोसा और इडली का जो बैटर बनता है उसको भी देखिए, जब डोसा और इडली बना रहता है तो उसके घोल को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है ना, जिससे कि वो फूल जाता है। तो देखिए डोसा और इडली में ल्यूकोनास्टाक और स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस जो है जीवाणु होते हैं। इनके घोल में जो है, इनके घोल को फुलाने का काम करते हैं। खमीर जो है उत्पन्न करने का काम कौन सा बैक्टीरिया करता है? जिसका नाम है ल्यूकोनास्टाक और स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस, ओके। तो इसमें ल्यूकोनास्टाक और स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस जो है बैक्टीरिया ये उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कि इनका जो घोल है वो फूल जाता है। इसी प्रकार से ब्रेड है। ब्रेड बनाने के लिए क्या किया जाता है? गेहूं का आटा लिया जाता है और उसमें जो है यीस्ट मिला दिया जाता है ना, ठीक है। और यीस्ट जब मिला दिया जाता है तो क्या होता है? ये कुछ घंटों के लिए रखने के बाद ये फूल जाते हैं। नेक्स्ट है पनीर या फिर छेना। ये कैसे बनता है? तो दूध के लैक्टिक एसिड के किण्वन से पनीर बनता है ना। और कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जैसे बैक्टीरिया नहीं, कवक हैं, ओके, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ओके। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो गया, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस,
कोकस क्रीमोरिस। पनीर निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है सॉसेज। सॉसेज यानी कि डिब्बा बंद मांस जो होता है, ठीक है, जो डिब्बे में मांस जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आयात निर्यात किया जाता है, उसको बोलते हैं सॉसेज। तो देखिए, मांस को सड़ने से बचाने के लिए कि वो खराब ना हो पाए, उसके लिए अनेक जो है किण्वन कराया जाता है। तो जैसे कि इसमें है मुख्य रूप से पेडिकोकस सेरेविसी, ठीक है। इसके अलावा जो है लैक्टोबैसिलस प्लेंटेरम, लैक्टोबैसिलस प्लेंटेरम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सॉसेस को खराब होने से बचाने के लिए पेडिकोकस सेरेविसी और लैक्टोबैसिलस प्लेंटेरम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अचार हो गए और कुछ सब्जियां, फर्मेंटेड जो है सब्जियां भेजी जाती हैं, जो आयात निर्यात की जाती हैं, तो सब्जियां हैं तो वो खराब हो सकती हैं, तो उनको बचाने के लिए भी कई प्रकार के जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड जीवाणु, ठीक है। इसके अलावा है जैसे टोडी हो गया। देखिए टोडी क्या होता है, तो ये नारियल पानी से बनाया जाता है। टोडी किससे बनाया जाता है, नारियल पानी से बनाया जाता है, और इसको जो है बाद में इसी से जो है बाद में पाम शुगर बनाया जाता है और सिरका भी तैयार किया जाता है। तो इसके टोडी निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है ना। और जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन में किण्वन कराकर कई प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य पदार्थों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। देखिए औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का जो है कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि वाइन हो गया, बियर, ठीक है, इन सबों को बनाने में, और चाय और तंबाकू की पत्तियों को पकाने में भी प्रयोग किया जा सकता है ना। बेकरी उद्योग में हम देख रहे हैं, जैसे कि डबल रोटी हो गया, ब्रेड बनाने में, तो इस प्रकार से भी इनका उपयोग किया जाता है। पनीर उद्योग है, ठीक है, घर पे पनीर बनाया जा सकता है, लेकिन जो है अगर हम इसका एक उद्योग के स्तर पे देखें तो पनीर उद्योग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों का, है ना। और जूट हो गया, जूट या पटसन उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा सकता है। देखिए कार्बनिक अम्ल में हम देखते हैं कि सिट्रिक अम्ल है। तो देखिए यह जो है एस्परजिलस नाइजर कवक के द्वारा सुक्रोज के वायवीय किण्वन से उत्पन्न होता है, और इसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के दवा उद्योग में किया जा सकता है, ठीक है। दवा में, खाद्य पदार्थ और रंगों में इनका उपयोग किया जाता है सिट्रिक अम्ल का, ठीक है। दूसरा देखिए एसिटिक अम्ल है, तो इसे जो तो है, इसे देखिए लिखा हुआ है कि इसे सिरका विनेगर भी कहते हैं। तो सिरका उत्पादन में भी किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल का। और यह देखिए किण्वन प्रक्रिया के द्वारा 2 चरणों में तैयार किया जाता है। पहले चरण में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का यीस्ट के द्वारा एल्कोहलिक किण्वन से अल्कोहल बनाते हैं, है ना। अल्कोहल का निर्माण देखिए मैंने अभी बताया है ना कि औद्योगिक उत्पाद में क्या कहते हैं, शराब हुआ, वाइन, बियर आदि बनाने में किया जाता है। तो देखिए कैसे हो रहा है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का यीस्ट के द्वारा अल्कोहलिक किण्वन किया जाता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। ये अल्कोहल का ही सूत्र है जिसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। देखिए सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि एसिटोबैक्टर एसिटियाई जीवाणु के द्वारा अल्कोहल का ऑक्सीकरण एसिटिक अम्ल में कर दिया जाता है, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटियाई जीवाणु है, ये जीवाणु है यानी कि सूक्ष्म जीव है ना। इसका नाम क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटियाई। तो देखिए अगर पूछा जाएगा कि कौन सा जीव है जो एसिटिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है, तो कौन सा जो है जीव है, एसिटोबैक्टर एसिटियाई नामक बैक्टीरिया, ठीक है। और एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो हम कहेंगे कि अल्कोहलिक किण्वन के द्वारा, ठीक है, यीस्ट का प्रयोग किया गया है, ठीक, जाइमेज एंजाइम है। नेक्स्ट देखिए लैक्टिक अम्ल। देखिए ये कैसे प्राप्त हो रहा है, देखिए मक्के का स्टार्च हो गया, आलू का स्टार्च,
या फिर शीरा हो गया, तो इनका जो है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस या फिर लैक्टोकोकस लैक्टिस के साथ किण्वन प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। मक्के का स्टार्च हो गया, आलू का स्टार्च, ठीक है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस के द्वारा, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के साथ जब इनका फर्मेंटेशन कराया जाता है तो हमें मक्के का स्टार्च और आलू का स्टार्च प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है? तो इसे ग्लूकोज के कवक, ग्लूकोज का कवक कौन सा है? एस्परजिलस पेनिसिलियम तथा म्यूकर, है ना, इसके साथ जब किण्वन करवाया जाता है, फर्मेंटेशन कराया जाता है तो उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए ब्यूटारिक अम्ल। तो ये क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिक जीवाणु की क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिक। नेक्स्ट देखिए फ्यूमेरिक अम्ल। तो इस शर्करा में राइजोपस नाइग्रिकेंस कवक की क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए एंजाइम कौन कौन से जो हैं औद्योगिक उत्पादन में हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें पहला है प्रोटीएज। देखिए प्रोटीएज जो है ये से एस्परजिलस औराइजी, बैसिलस सबटिलिस एवं बैसिलस लाइकेनिफोर्मिस से प्राप्त किया जाता है प्रोटीएज नामक एंजाइम। और प्रोटीएज का उपयोग कहाँ होता है? डिटर्जेंट उद्योग में। नेक्स्ट देखिए है पैक्टिनेज एंजाइम। तो पैक्टिनेज एंजाइम जो है एस्परजिलस नाइगर बाइसोक्लेविस फल्व कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? ग्रीन कॉफी के किण्वन में। ठीक है, ग्रीन कॉफी के किण्वन में फलों के रसों को साफ करने और रेशों को मुलायम बनाने में किया जाता है पैक्टिनेज एंजाइम का उपयोग। ठीक है, और पैक्टिनेज एंजाइम जो है एस्परजिलस नाइगर बाइसोक्लेविस आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पैक्टिनेज और प्रोटीएज का उपयोग कहाँ किया जाता है? डिब्बा बंद जूस को स्वच्छ करने में। जो डिब्बे में बंद होते हैं जूस हमें मिलते हैं मार्केट में, तो उन्हें शुद्ध कैसे किया जाता है? प्रोटीएज और पैक्टिनेज दोनों एंजाइम की सहायता से। ठीक है, तो उनको स्वच्छ करके फिर उससे डब्बे में बंद करके उनका निर्यात किया जाता है या फिर आयात किया जाता है। नेक्स्ट एंजाइम देखिए एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज को एस्परजिलस नाइगर वो बैसिलस सबटिलिस से प्राप्त किया जाता है। एमाइलेज प्राप्त किया जाता है एस्परजिलस नाइगर वो बैसिलस सबटिलिस से। और एमाइलेज एंजाइम का उपयोग कहाँ होता है? ब्रेड, बियर, सूती कपड़ा उद्योग में। ठीक है, देखिए ब्रेड और बियर के उत्पादन में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है अगर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे एमाइलेज। ठीक, और ये जो है स्टार्च पर क्रिया करता है। नेक्स्ट एंजाइम है देखिए लाइपेज। तो लाइपेज को एस्परजिलस नाइगर कैंडिडा लिपोलिटिका जियोट्राइकम कैंडियम आदि से प्राप्त किया जाता है। और लाइपेज एंजाइम का उपयोग जो है साबुन उद्योग में और तेलों का जल अपघटन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इनका उपयोग होता है साबुन उद्योग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज को टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कहते हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीपीए। और ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है रुधिर के थक्के को घोलने में किया जाता है। ठीक है, जैसे जो हार्ट के जो मरीज होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ना,
कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग होने से भी क्या होता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो क्या होता है, हार्ट अटैक आने पर इनका जो है इस एंजाइम का उपयोग किया जाता है मेडिसिन में, जिससे कि जो रुधिर का जो क्लॉट बन जाता है, ब्लड जो क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है, थक्का बन जाता है, वो घुल जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रुधिर का प्रवाह जो है आसानी से होने लगता है। ठीक, और रोगी जो है स्वास्थ्य सही हो जाता है रोगी का। नेक्स्ट देखिए जैव सक्रिय अणु। तो देखिए साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग जो है अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अंग प्रत्यारोपण में। अभी हमने पिछले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया है कि अंग प्रत्यारोपण क्या होता है, कि उसमें टिश्यू रिजेक्शन होने का डर होता है ना, कि जैसे कि किसी व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति का अगर अंग जो है किसी अन्य व्यक्ति में जब प्रत्यारोपण किया जाए तो क्या होता है, उनके जो ऊतकों में एक तरह से क्या होता है, रिजेक्शन होने लगता है, कि वो जो है उनको अपनाने से इनकार करने लगते हैं, है ना। तो इसका उपयोग कर सकते हैं साइक्लोस्पोरिन ए का। ठीक, तो इसकी सहायता से क्या होता है, अंग प्रत्यारोपण जो है आसानी से हो जाता है और टिश्यू रिजेक्शन का भय भी नहीं रहता है। अब देखिए इसका जो है उत्पादन कहाँ से होता है, इसका उत्पादन होता है ट्राइकोडर्मा पॉलोस्पोरम नामक कवक से। ओके, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन होता है ट्राइकोडर्मा पॉलोस्पोरम नामक कवक से। इसके अलावा ये देखिए मोनोस्कस परफ्यूरियस यीस्ट जो है, यीस्ट यानी ये भी कवक ही है, से जो उत्पन्न होता है स्टैटिन, तो इसका जो है उपयोग करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग देखिए सूक्ष्म जीव तथा औषधि विज्ञान, यानी कि सूक्ष्म जीवों का औषधि विज्ञान में क्या महत्व है। इससे पहला है देखिए एंटीबायोटिक्स का निर्माण में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में इनका उपयोग है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं कि ये रोग उत्पन्न करने वाले, है ना, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और उनकी उपापचयी क्रियाओं को रोक देते हैं। क्या कहेंगे हम, रोग उत्पन्न करने वाले। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और उपापचय को रोकते हैं और उन्हें नष्ट भी कर देते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स जो हैं कई प्रकार के रोग में जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, कई प्रकार के ऐसे घातक रोग थे जैसे कि टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया, निमोनिया, तो इनको रोकने के लिए ये बहुत ही लाभदायक हुए हैं। देखते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, पहला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम क्रायोजेनम और पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलिन के दो जो है प्रकार हैं, पेनिसिलियम क्रायोजेनम और पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, दूसरा है देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिस्कुअस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिस्कुअस। नेक्स्ट देखिए थर्ड है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन, तो क्लोरोमाइसिटिन का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला। यहाँ पे ई होगा ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनिजुएला। ओके, नेक्स्ट देखिए ओरोमाइसिन। ओरोमाइसिन का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस। स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरियोफेसियंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन का एग्जाम्पल है एमरीसिलोस्पिन मिनिमम। एमरीसिलोप्सिन मिनिमम। ठीक,
तो एंटीबायोटिक्स जो है हमने देख लिए हैं कि एंटीबायोटिक्स कुछ है इस प्रकार से है, और एंटीबायोटिक्स का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक, दूसरा देखिए इफेड्रिन। तो इफेड्रिन जो है ये इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये इसका उपयोग किया जाता है कफ में, ठीक है, ठंड में, अस्थमा में। कफ, ठंड, अस्थमा, इफेड्रिन जो है लाभदायक होता है। और इससे जो है यीस्ट की क्रिया के द्वारा इफेड्रिन कैसे प्राप्त होता है? यीस्ट की क्रिया के द्वारा बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से बनाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन। ठीक है, तो कुछ विटामिन जो है इनसे प्राप्त किए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे इसमें है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनोमॉर्फम, मैं लिख दे रही हूँ, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनोमॉर्फम। ठीक है, और ये जो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनोमॉर्फम, ये विटामिन बी का संश्लेषण करता है। इसके अलावा जो है एक अन्य है कवक है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफिसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफिसिस। ठीक, तो ये दोनों जो हैं ये करते हैं विटामिन बी12 का संश्लेषण। इसके अलावा कुछ कवक होते हैं वो राइबोफ्लेविन नामक विटामिन का संश्लेषण करते हैं या राइबोफ्लेविन नामक विटामिन उत्पन्न करते हैं। राइबोफ्लेविन, ओके। नेक्स्ट हेडिंग है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो है ये सैक्रोमाइसिस एलेप्साइडिस नामक यीस्ट से निर्मित होता है। नेक्स्ट देखिए साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनाया जाता है। और इसके बारे में अभी हमने पढ़ा ही है कि अंग प्रत्यारोपण के समय ये प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय करता है, जिससे क्या होता है, टिश्यू रिजेक्शन नहीं हो पाता है ना। नेक्स्ट देखिए है स्टैटिन। तो स्टैटिन जो है मोनोस्कस परप्यूरियस नामक यीस्ट से प्राप्त किया जाता है और ये जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लाभदायक होता है। देखिए चौथा हेडिंग है कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में, यानी कि सूक्ष्मजीवों का उपयोग कृषि क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में किस प्रकार से होता है। देखिए जैव उर्वरक क्या होते हैं? तो जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कि मृदा की पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, पोषक क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है ना। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैव उर्वरक का कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जीवाणु हो गए, कवक और ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, जिसको बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। देखिए अभी मैंने बताया कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक से मृदा के पोषक तत्वों में गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ठीक है, और ये जो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ऐसे कौन से जीव हैं जो जैव उर्वरक का कार्य करते हैं, तो ये हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, कवक, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ओके, देखिए एक है प्लांट स्पीसीज है, इसका नाम है लेग्यूमिनस, है ना। तो लेग्यूमिनस जो है प्लांट, उनकी जो है जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु जो है पाया जाता है। ठीक है, लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ में क्या पाया जाता है, देखिए उनकी जो जैसे जैसे जड़ है ना, तो उसमें नोट्स पाए जाते हैं इस तरह से जड़ में। ठीक है, ग्रंथ पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है। तो इन्हीं नोट्स में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो है ये एक तरह से ये इनके साथ एक सहजीविता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, सहजीविता प्रदर्शित करता है ना। और इनका कार्य क्या है, राइजोबियम का कार्य क्या है कि ये वायुमंडल की, इसका कार्य देख लेते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है, स्थिर कर देता है, कार्बनिक रूप में परिवर्तित करता है, जिससे क्या होता है, मृदा की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके, स्थिर करके मतलब कार्बनिक रूप में परिवर्तित करता है। ओके, इसके अलावा मृदा में एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ये भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं। ठीक है, इनका काम भी क्या है, राइजोबियम की तरह ही क्या करते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, और कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है। ओके, तो अब देखिए, ये देखिए, अब हम बताते हैं कि ये कवक और पौधे की जो जड़ होते हैं, पादप मूल यानी कि जड़, जो आपस में सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, उसे हम कहते हैं माइकोराइजा। सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, माइकोराइजा। देखिए, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि माइकोराइजा क्या होता है। तो किसी जड़ के साथ, किसी पौधे के जड़ के साथ अगर कवक सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जड़ में कवक भी है ना, उससे कवक जो है उससे अपना आहार प्राप्त कर रहा है या फिर आवास प्राप्त कर रहा है, तो इस संबंध को बोलते हैं माइकोराइजा। ओके, देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा लेग्यूमिनस कुल के पौधों के बारे में, है ना। तो लेग्यूमिनस कुल के पौधे जो है वो अधिकतर होते हैं दाल वाले पौधे, है ना। जो दाल जो होते हैं, अरहर हो गए, चने हो गए, चना मटर, ठीक है। तो इस कुल के पौधों को कहता है, इस कुल को बोला जाता है लेग्यूमिनस कुल। तो इनके जो है गांठों में, इनकी जड़ की गांठों में पाया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है ना, जो क्या करता है, वातावरण के वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसी प्रकार से धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है,
साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, क्या कार्य करता है, जैव उर्वरक का कार्य करता है ना। साइनोबैक्टीरिया होने से क्या होता है, धान की उत्पादक क्षमता जो है, उत्पादन जो है बहुत अधिक होता है ना। इनके द्वारा क्या होता है कि इस खेत की मृदा जो है, खेत में जो मृदा है उसकी उर्वरक क्षमता, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, धान का उत्पादन बढ़ जाता है ना। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। प्रमुख साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबिना। ये बहुत पूछा जाता है कि धान के खेत में पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो नॉस्टॉक और एनाबिना। इसके अलावा ओसिलाटोरिया, ओके। नॉस्टॉक एनाबिना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉस्टॉक एनाबिना अधिकांशतः पूछा जाता है कि नॉस्टॉक एनाबिना क्या है, तो क्या कहेंगे, ये साइनोबैक्टीरिया है और जैव उर्वरक का कार्य करते हैं और मुख्य रूप से धान के खेत में पाए जाते हैं, ओके, धान की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए हेडिंग है भूमि उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले जीवाणु। भूमि की उर्वरता जो है बढ़ाते हैं कौन कौन से जीवाणु, जिसमें पहला है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो ये जीवाणु जो है भूमि में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं और मुक्त अमोनिया जल या कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बनाती है। इसके अलावा कुछ सीरियल क्रॉप्स होते हैं, ये अमोनियम यौगिकों का नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उपयोग कर देती हैं, ठीक है। और तो इसमें देखिए है बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस रामोसिस, ये सभी क्या हैं, ये अमोनिकारक जीवाणु हैं, ठीक है। ये वो जीवाणु हैं जो अमोनियम यौगिक को नाइट्रोजन के स्रोत में चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि ये जीवाणु जो होते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, तो यही बैक्टीरिया हैं बैसिलस माइकोइडिस और बैसिलस रामोसिस, ठीक है। ये क्या करते हैं, भूमि में जितने भी प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं उनको अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है इसी का देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। ये भूमि उर्वरता बढ़ाने वाले जीवाणु में अभी हमने पढ़ा है पहले अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, और दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया जो होते हैं। तो देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम, ये मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं, है ना, और नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इन बैक्टीरिया के मृत्यु होने पर इनके अपघटन से मुक्त अमोनिया जीवाणुओं की सहायता से पहले नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है, ओके। पहले किसमें चेंज होती है, नाइट्राइट में, और उसके बाद नाइट्रेट में। देखिए लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की बात कर रहा है कि लेग्यूमिनेसी यानी कि मैंने अभी बताया था कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में आते हैं अधिकतर दाल वाले पौधे, ठीक है। ऐसे जो पौधे होते हैं जिनसे दाल प्राप्त होती है वो सभी लेग्यूमिनेसी कुल में रखे जाते हैं। तो देखिए लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में जैसे है चना, मटर आदि, है ना। तो इनकी जड़ों में नेड्यूल्स पाई जाती है, ठीक है, मतलब एक गांठ जैसी संरचना पाई जाती है जड़ों में, और जिसमें कि जीवाणु रहता है कौन सा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। देखिए लेग्यूमिनेसी से ही लेग्यूमिनोसोरम याद किया जा सकता है, ओके। तो ये क्या करता है, जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये वायु में जो मुक्त नाइट्रोजन होता है उसको ये अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक बना देता है, ओके।
वायु से मुक्त नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक में ये कन्वर्ट कर देते हैं और इससे जो होता है ये पौधे जीवाणु को रहने का स्थान देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की बात कर रहा है कि इन पौधों में ये क्या होता है, ये जड़ जो है जीवाणु को रहने का स्थान देता है, एक आवास देता है ना। जीवाणु क्या करता है, जीवाणु पौधे को नाइट्रोजन यौगिक देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, भोजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे क्या करते हैं, आवास प्रदान करते हैं, बल्कि जीवाणु उन्हें नाइट्रोजन यौगिक देते हैं। तो इस प्रकार से ये सिम्बायोसिस, ठीक है, सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। देखिए सहजीविता का कभी कभी पूछा जाता है, सहजीविता क्या होती है, तो ये कह सकते हैं, हम इसका उदाहरण दे सकते हैं कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। पौधे जो है इस बैक्टीरिया को आवास देते हैं, ठीक है, रहने का स्थान देते हैं, और जबकि जीवाणु क्या करते हैं, इन पौधों को नाइट्रोजन यौगिक देते हैं। तो इस प्रकार से ये सिम्बायोसिस प्रदर्शित करते हैं। देखिए नेक्स्ट है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया से नाइट्रेट उर्वरक बनाते हैं। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। पहले क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले जीवाणु होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। पहले जो होते हैं नाइट्रोसोमोनास जीवाणु होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है, ओके। दूसरा है देखिए नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु। ये क्या करता है, ये जो नाइट्राइट बना है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक है। नाइट्राइट को क्या कर रहा है, नाइट्रेट में बदल रहा है। तो दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नाइट्रोमोनास और दूसरा होता है नाइट्रोबैक्टर। थर्ड हेडिंग है मृत पौधों तथा जंतुओं का सड़ना, ठीक है। कोई पौधा मर रहा है या फिर कोई जंतु अगर मृत हो चुका है, डेड हो गया है, तो क्या होता है, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद उनका जो बॉडी होता है वो डिके होने लगता है, नष्ट होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। उन पे मतलब उनके शरीर पर कई प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं आक्रमण कर देते हैं, जिससे कि उनका शरीर जो है सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है और भूमि में मिल जाता है ना। तो कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उनको सड़ाने के लिए उत्तरदायी हैं, तो इसमें देखिए है बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस रामोसस और बैसिलस वल्गैरिस, ठीक है। बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस रामोसस और बैसिलस वल्गैरिस। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए चौथा, सल्फर जीवाणु। कुछ जीवाणु होते हैं जो सल्फर के होते हैं। तो भूमि में रहने वाले कुछ सल्फर जीवाणु हैं, देखिए जैसे कि थायोबैसिलस। तो थायोबैसिलस का क्या कार्य है, ये प्रोटीन युक्त पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न होता है, और जो सड़ने से उत्पन्न जो H2S होता है, H2S, तो उसको सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देता है। जैसे कोई प्रोटीन युक्त पदार्थ है तो अगर वो सड़ेगा तो उससे H2S उत्पन्न होता है। तो ये जो थायोबैसिलस जो होता है जीवाणु, ये इस H2S को H2SO4 में परिवर्तित कर देता है। H2SO4 भूमि में पाए जाने वाले लवणों के साथ क्रिया करके सल्फेट लवण बना देता है, और पौधे सल्फर उपापचय के लिए इन सल्फेट लवणों का अवशोषण कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सूक्ष्मजीवों का सीवेज ट्रीटमेंट में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ठीक है। वाहित मल उपचार यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज जो डिस्पोजल होता है। तो सीवेज क्या होता है बेटा, सीवेज मतलब कि जो घरों से नालियाँ निकलती हैं, ठीक है, या फिर जो कूड़ा करकट होता है नगरों से, औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक स्थल से जो प्राप्त होता है अनेक प्रकार का कूड़ा करकट, तो उसको जो है बोला जाता है सीवेज, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इनका उपचार करने में भी, मतलब कि इस सीवेज को इन सीवेज का शोधन करने में, इनसे उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने में भी किस प्रकार से बैक्टीरिया जो है लाभदायक होते हैं। देखिए ये जो सीवेज होता है, ये कभी कभी जैसे होता है कि घरों से निकलने वाले जो जल होते हैं, नालियाँ होती हैं, उसको बिना शोधन किए ही
जलीय स्रोतों में जैसे नदियाँ, तालाब आदि में मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ता है। तो इसलिए जो है इनकी उपचार की आवश्यकता पड़ती है, वाहिकमल उपचार की आवश्यकता होती है। तो इन सीवेज में जो कुछ सड़ने गलने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि फल सब्जियों के छिलके हो गए या फिर पेड़ पौधे के पत्ते हो गए या उनके अंश हो गए, तो उनको जो है कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से उनको सड़ाकर उनसे उपयोगी पदार्थ जैसे खाद आदि बना लिए जाते हैं, है ना। तो इनका जो उपचार किस प्रकार से किया जाता है कि किस प्रकार से उनका शोधन करके उन जो है सीवेज में से जो कूड़ा करकट है, ठोस पदार्थ हैं, उनको हटाया किस प्रकार से जाए। तो इसमें होता है पहला प्राथमिक उपचार यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो ये उपचार जो है बिना जीवाणुओं के होता है ना। इसमें जीवाणुओं की आवश्यकता नहीं होती। ओके, जीवाणुओं की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि सीवेज में जो छोटे बड़े कण होते हैं उनको अवसादन के द्वारा यानी कि छान लिया जाता है। तो सीवेज जैसे इसमें होता है इसको कहते हैं अवसादन या फिर निस्यंदन, ठीक है। सीवेज के छोटे बड़े कणों को अवसादन या फिर निस्यंदन के द्वारा अलग कर दिया जाता है और उसे सीवेज को द्वितीय उपचार के लिए आगे जो है भेज दिया जाता है। देखिए, जो प्राथमिक उपचार किया गया है कि जो सीवेज को अवसादन या निस्यंदन के द्वारा जो छाना गया था, है ना, तो उसमें जो क्या हुआ था कि प्राथमिक उपचार में सीवेज में से जो बड़े बड़े कण थे, छोटे बड़े कण थे, वो हट जाते हैं। द्वितीय उपचार में क्या किया जाता है कि इसमें वायु का प्रवेश कराया जाता है। जो सीवेज में होता है, पदार्थ होता है, उसमें एक टैंक में पहुंचाया जाता है जहां से इसको लगातार इसे हिलाया जाता है ना, लगातार हिला के, और साथ में वायु भी प्रवाहित की जाती है। क्योंकि वायु मिलती रहती है तो बैक्टीरिया जो है तेजी से वृद्धि करता है। ओके, देखिए, जो वायु प्रवाहित की जाती है तो वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। वायु में ऑक्सीजन होता है ना। तो ऑक्सीजन मिलता है तो सूक्ष्म जीव जो है तेजी से वृद्धि करते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव तेजी से वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म जीव जब तेजी से वृद्धि करते हैं तो जो भी जो सीवेज का पानी होता है या फिर जो भी मटेरियल रहता है जिसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है, सुपरनेटेंट बोलते हैं इसे। तो सुपरनेटेंट में जब सूक्ष्म जीव तेजी से वृद्धि करेंगे तो सुपरनेटेंट में क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ जो है उसकी मात्रा धीरे धीरे घटने लगेगी। सुपरनेटेंट के कार्बनिक पदार्थों की मात्रा घटने लगती है। और सूक्ष्म जीवों की ऑक्सीजन की आवश्यकता भी कम हो जाती है, कम होने लगती है। ओके, जिससे सुपरनेटेंट या फिर जो सीवेज होता है वो शुद्ध हो जाता है। सीवेज का जो जल होता है वो शुद्ध हो जाता है, प्रदूषित जल जो होता है शुद्ध हो जाता है। ओके, तो इतना सब प्रोसेस किया जाता है
द्वितीय उपचार में, है ना। फिर से सुन लीजिए कि जब पहले प्राथमिक उपचार किया जाता है, बड़े छोटे पदार्थों को अलग कर लिया जाता है अवसादन और निस्यंदन के द्वारा, तो उसे द्वितीय उपचार के लिए भेजा जाता है। तो जहाँ टैंक में क्या किया जाता है, उस सीवेज को, प्रदूषित जल को वायु की प्रेजेंस में, ठीक है, वायु भी प्रवाहित किया जाता है और उसे फिर बहुत ही तेजी से हिलाया जाता है ना। तो वायु में क्योंकि ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सूक्ष्म जीव उसमें तेजी से वृद्धि करते हैं, है ना। और तेजी से जब सूक्ष्म जीव वृद्धि करने लगेंगे तो उसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घटने लगती है, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घटने लगती है तो सूक्ष्म जीवों की ऑक्सीजन की आवश्यकता भी कम होने लगती है, जिससे कि प्रदूषित जल शुद्ध हो जाता है। फिर उसे रासायनिक उपचार के लिए जो है थर्ड स्टेज में भेजा जाता है, थर्ड स्टेप इस पे किया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जो जल होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है सेकेंड स्टेज में ही ये साफ हो जाता है ना। तो इसमें जो है जीवाणु रहित होता है जो जल होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि क्लोरीन रसायन का उपयोग करके, रासायनिक उपचार में क्या करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन का उपयोग करके जो जल प्राप्त होता है हमें, उसमें क्लोरीन का उपयोग करके इस जल को शुद्ध कर लिया जाता है और फिर प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब आदि में भेज दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के द्वारा सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म जीवों एवं ऊर्जा उत्पादन, या फिर इसी को बोलते हैं बायोगैस का उत्पादन। सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन। देखिए, जो बायोगैस होती है ये कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है ना। और इसमें मेथेन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मेथेन क्या होती है, ज्वलनशील गैस होती है। तो बायोगैस में मेथेन जो है अधिकांश जो है पाई जाती है, बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं बायोगैस उत्पादन के लिए कि जो मवेशी होते हैं तो उनके गोबर से बायोगैस का निर्माण किया जाता है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि एक बड़े से टैंक में जो गोबर होता है गाय का, बैल का, भैंस का, ठीक, तो उनको क्या कहते हैं, एक बड़े से इस तरह से टैंक होता है, उस टैंक में जो है गोबर को इसमें डाल दिया जाता है, ठीक, और कई प्रकार के इसमें सूक्ष्म जीव, जीवाणु आदि मिला दिए जाते हैं और ये स्वयं भी जो है कई क्रिया कर लेता है, जिससे कि इसमें से एक प्रकार की गैस, ज्वलनशील गैस जो है उत्पन्न होने लगती है कुछ दिनों बाद, है ना। जिससे कि गैस को क्या करते हैं, इस गैस को पाइपलाइन के द्वारा जो भी घरों में कनेक्शन दिया जाता है, या फिर घरों में कनेक्शन हो गया, या फिर जो बिजली का है, बिजली जलाने के लिए स्ट्रीट लाइटों को जलाने में इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही जो है लाभदायक होता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है, और जो है ये वातावरण को स्वच्छ रखने में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है ना। तो इसमें इस प्रकार से भी ऊर्जा का उत्पादन सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। देखिए, कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो उसमें कई प्रकार के जैसे पेस्टिसाइड है ना, और केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स आदि जो है उपयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, कई प्रकार के जो है सूक्ष्म जीवाणु जो हैं उनसे बचाने के लिए, कीट पतंगों से बचाने के लिए, है ना। तो क्या कहते हैं कि रसायनों का जब प्रयोग किया जाता है तो ये रसायन जो है अनाज में भी इनका प्रभाव पड़ता है, और वो अनाज जब मनुष्य खाते हैं या फिर जीव जंतु खाते हैं तो उनके जो है उनके शरीर में भी पहुंच जाता है और कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है ना। तो क्या किया जा रहा है कि सूक्ष्म जीवों का अगर प्रयोग किया जाएगा इन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जगह पे, तो उससे क्या होगा कि ये मनुष्य के लिए हानिकारक भी नहीं होंगे, और दूसरे जो है फसलों की उत्पादन क्षमता भी नहीं खराब होगी, है ना, उस उत्पादन क्षमता में भी कमी नहीं आएगी। तो उसमें पहला है, देखिए पहला है वायरस तथा नियंत्रण। कौन सा ऐसा वायरस है जिसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये है देखिए
बैक्लोवायरस, है ना। और ये क्या होता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NPV। तो बैक्लोवायरस जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, और यहाँ तक कि इसकी जो सिफारिश जो है WHO ने भी की है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये क्या होता है, ये वायरस जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा मानव जाति पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये हानिकारक नहीं होता। और इससे क्या होता है कि कई प्रकार के जो सूक्ष्म कीट होते हैं उनको ये नियंत्रित करने में उपयोगी होता है। दूसरा है, देखिए, बैक्टीरिया तथा पीड़क नियंत्रण। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पेस्ट कंट्रोल में उपयोगी होते हैं। तो ये कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, तो जैसे ये हैं स्पोर उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, ओके। स्पोर उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियाई या फिर बैसिलाई इनको बोलते हैं, तो इनका जो उपयोग किया जाता है पेस्ट कंट्रोल में। तो क्या होता है कि जो दवा बनाई जाती है तो इस दवा को पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कि जो पीड़क होते हैं, कीट होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कवक तथा पीड़क नियंत्रण। कौन से ऐसे कवक होते हैं जो पेस्ट कंट्रोल में ऐसे लाभदायक होते हैं, तो देखिए कवक का नाम दिया हुआ है एंटोमोप्थोरा, एस्परजिलस, एजल्टा और एसरसोनिया। ठीक है, ये सब कवक हैं जो कि पेस्ट कंट्रोल में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा है प्रोटोजोआ तथा पीड़क नियंत्रण। कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो ये है कॉक्सीरा, ग्रेगोरिनिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। ये क्या है, प्रोटोजोआ है जो कि पेस्ट कंट्रोल में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैसिलस थुरिजिएंसिस। तो ये जो है बटरफ्लाई कैटरपिलर जो होता है, कीट है ये, बटरफ्लाई कैटरपिलर, इसके नियंत्रण में उपयोग होता है। देखिए, बैसिलस थुरिजिएंसिस जो है, इसके जीन्स को अनेक प्रकार के पौधों में उपयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के पौधों में इस जीन्स का उपयोग जब किया जाता है बैसिलस थुरिजिएंसिस का, तो जब बटरफ्लाई कैटरपिलर जो है उन पौधों पर आक्रमण करती है, तो क्या होता है कि वो जो टॉक्सिक मटेरियल होता है बैसिलस थुरिजिएंसिस का, वो इसमें पहुंच जाती है बटरफ्लाई कैटरपिलर में, जिससे क्या होता है कि बटरफ्लाई कैटरपिलर जो है पूर्ण रूप से फसल को बर्बाद नहीं कर पाती और नष्ट हो जाती है ना। अब नेक्स्ट देखिए, ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा जो है एक मुक्त कवक होता है जो बहुत से पादप रोग जनकों के जैव नियंत्रण कारक यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने देखा कि सूक्ष्म जीव जो है हर क्षेत्र में मानव के लिए उपयोगी साबित हुए हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो भोजन हो, या फिर उद्योग धंधे हो, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट हो, या अभी हमने पढ़ा कि फसलों में जो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो ये चैप्टर जो है आप लोग का यहीं पे समाप्त हो रहा है, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।